लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अपने सवाल जवाब जो भी हैं उनके। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कल का जो पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से पहली बात हम कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो यूएस मार्केट है वो बाउंस कर कर के गिर रहे हैं, बाउंस कर कर के गिर रहे हैं। ठीक है, तो हाई पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, ये अभी फ़िलहाल सेटअप दिख रहा है। दूसरी चीज़ है कि फेड की मीटिंग है। ठीक है, तो फेड की मीटिंग है और फेड रेट हाइक करने वाला है। फेड ने कह दिया है कि भाई आप लोग जो सोच रहे हो कि चीज़ें इजी रहेंगी, लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी और ये सब आ जाएगा, तो आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हो, ये फेड ने क्लियर कहा है। और अगर फेड अपनी बातों पे स्ट्रिक्ट रहा, क्योंकि फेड चाहता है कि मार्केट बहुत ऊपर ना जाए, क्योंकि मार्केट भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है इन्फ्लेशन को बढ़ाने का। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये एक नीजर रिएक्शन काइंड ऑफ हो सकता है। और 26 जो है आपकी फेड की डेट है, तो इसको मार्क कर लीजिए और फेड की मीटिंग पे नज़र रखना है अभी। ठीक है, एक और चीज़ अभी हुई है रिसेंटली में, मैं इसके बारे में पिछली बार भी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि आपका जो डॉलर है ना वो थोड़ा सा, मैंने 99.5 के एरिया पे यही कहा था कि ये एक थोड़ा बेस एरिया है, यहाँ से फिर बाउंस हो सकता है। तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 100.8 पहुँच चुका है। ठीक है, तो ये डॉलर भी वापस से ऊपर आया है। तो ये दिखाता है कि डॉलर हमेशा जो है एक तरीके से सेफ हेवन का काम करता है, इक्विटी से पैसा बाहर जाता है। तो इस पर थोड़ा सा आपको नज़र रखना पड़ेगा, क्या मंडे से फिर से डॉलर और ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो इक्विटीज़ में स्पेशली इमर्जिंग मार्केट जो हमारा एशिया है और जो भी स्टॉक्स हैं हमारे इंडिया का जो मार्केट है उस पर प्रेशर आएगा, क्योंकि डॉलर पे प्रेशर आएगा। तो ये एक चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि मंडे को और क्या हो सकता है ग्लोबली। तो अभी हम ग्लोबल बात कर रहे थे, अब हम इंडियन मार्केट में चलते हैं। इसके अलावा मेजर जो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोप में कैसा मार्केट रहता है और यूएस में आपका टेक सेक्टर कैसा करता है, ये दो चीज़ पे नज़र रखनी है मंडे से। तो फ्यूचर डेफिनेटली बता देंगे, जो भी इशारा है वो कर देंगे। बट लेट अस स्टार्ट, सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। इसलिए बैंक निफ्टी को हम देख रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर है, कंपोनेंट है निफ्टी का मार्केट का, वो है फाइनेंशियल्स। इसमें दो स्टॉक के रिजल्ट आए हैं, पहला है आपका कोटक बैंक, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक। और दोनों बैंकों में जो रिजल्ट्स हैं वो एज एक्सपेक्टेड हैं, उसमें कुछ खास बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। इनफैक्ट एनपीएस जो हैं सीक्वेंशली एनपीएस राइज हुए हैं, और एनपीएस की जो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, जो क्वालिटी ऑफ एसेट होती है, वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम हो सकता है एनपीएस साइकिल के एकदम पीक पे हो, अब यहाँ से जो लोन हैं, बैड लोन्स हैं, वो शुरू हो जाएं। तो बैंकिंग का सबसे बड़ा इशू होता है बैड लोन्स। लोग कर्जा लेते हैं, चुकाते नहीं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, चुकाते नहीं, मिनिमम ड्यू भी नहीं देते। तो ये सबसे बड़ा इशू है, और ये इशू अगर आ रहा है और हम स्टॉक मार्केट के पीक पे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस पर थोड़ी सी नज़र रहेगी मार्केट की। अगर ब्रॉड में हम देखें, ब्रॉड व्यू में देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने एक ड्रॉ किया था, तो एक लाइन ये है और दूसरा जो है आपका ये ट्रेंड लाइन है। तो हम दूसरी ट्रेंड लाइन के ऑलमोस्ट पीक पे आए और वहाँ से हमने थोड़ा सा रिजेक्शन देखा। ठीक है, तो फ़िलहाल हम 46,000 पे हैं, और 46,000 की बात मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम में भी एक था 89 में थर्सडे को, उसमें मैंने यही कहा था कि एक बार मार्केट छूना चाह रहा है तो 20,020 हो सकता है अटेम्प्ट कर ले, गैप अप में कर ले, इंट्राडे में कर ले, नहीं कह सकते, लेकिन एक कोशिश कर लेगा, ताकि भैया चलो हो गया 20,000। अब क्या टारगेट, इस तरीके से तो टारगेट हर 1,000 पॉइंट पे कुछ ना कुछ है, लेकिन 20,000 एक राउंड फिगर वाला टारगेट सब लोग उम्मीद कर रहे थे, वो हो गया। और 46,200-250 का एक एरिया था जो मुझे लग रहा था एक बार अटेम्प्ट करेगा, वो भी इसने कर लिया। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंडेक्स की बात कर लें। तो राइट नाउ जो मेजर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस, ये जो है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि फेड का मीटिंग है उस हफ्ते में हम आ रहे हैं जहाँ पे नॉर्मली थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है मार्केट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो अभी फ़िलहाल का जो कैंडल बना है, एक अच्छी रैली तो आई है, और उस रैली के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना था।
तो ये जो रैली है इसके बाद आप देख सकते हैं तो एक फिर से यहाँ तक करेक्शन आने के चांसेस हैं। ये लेवल आपका है अप्रॉक्सीमेटली 45,300 अप्रॉक्सीमेटली, तो 600-700 पॉइंट का यहाँ पे अगर करेक्शन आ भी जाए तो डोंट बी सरप्राइज। यहाँ पे हम फिर से जब आएगा तो हो सकता है एक और बाउंस ये लोग कराएं, कोशिश कराएं और वापस से एक और बाउंस कराएं जो, ठीक है, वो बाउंस वापस से एक डबल टॉप बनाने की कोशिश करें। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको पहले से विजुलाइज करके चलना पड़ेगा क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। दूसरा सपोर्ट यहाँ पे ले, तो अगर टॉप भी बनना है, कई लोग बोलेंगे यार मार्केट अचानक से गिर जाएगा, तो अगले हफ्ते अभी भी 3 दिन हैं, तो उन 3 दिनों में मार्केट हो सकता है थोड़ा सा कुछ खेल कूद करे, पहले नीचे आए फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे और फिर फाइनली इस एरिया, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है जिसके बाद मार्केट बियरिश हो जाएगा वो है 45,300 350। ये लेवल मार्क करके रखो, अगर इसके नीचे हम ज़्यादा टिकते हैं तो फिर ये करेक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे जब तक नहीं आता है तो एक डिप तो आएगा, लेकिन उस डिप के बाद फिर से बाउंस आने के चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो ये फिलहाल हो गया आपका बैंक निफ्टी का। तो लेवल क्या है 46,350 अप्रॉक्सीमेटली आपका रेजिस्टेंस है। अगर हम वापस से यहाँ नीचे जाना शुरू करते हैं तो आपका 45,300 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे बैंक्स ने वीकनेस दिखाई तो यहाँ तक हम जा सकते हैं 45,250 300 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इसके नीचे अगर हम टिकते हैं 1-2 दिन, उसके बाद ही बड़ा बियरिश मूव या आप ये मूड बनाएं कि यार अब तो बस मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, उसके पहले एक डिप का वेट कर सकते, एक डिप का उम्मीद कर सकते हैं, डिप आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो डिप के बाद फिर से बाउंस भी आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर ये लेवल टूटता है और उसके नीचे बंद होते हैं तो बियरिश रहे। तो ये शॉर्ट टर्म में फ़िलहाल व्यू दिख रहा है और मेजर सपोर्ट 44,500 है, जिसके नीचे पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा 44,500, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंस। ये भी बहुत लोग आजकल पूछते हैं, ट्रेड भी करते हैं। तो निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें फ़िलहाल क्या दिख रहा है, इसमें फ़िलहाल जो पैटर्न दिख रहा है फ़िलहाल इसमें उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा जितना बैंक निफ्टी में दिख रहा है। इसमें ऑलरेडी एम बनाने की कोशिश हो सकती है, तो आपका जो लेवल है वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 तक है, मतलब 500 पॉइंट तक का यहाँ पे भी फॉल दिख सकता है अगर हम इस एरिया से रिजेक्शन देखते हैं। जो अभी हाई बनाया था इसने फ्राइडे को, तो वो हाई अगर नहीं ब्रेक करता है, वापस से रिवर्सल वहाँ पे मिलता है हमें, तो 20,400 आपका लेवल है जिसके नीचे ब्रेकडाउन आ सकता है। 20,400 इसको मार्क करके रखिए, ये लेवल जो है इसके नीचे आपका ब्रेकडाउन आ सकता है टुवर्ड्स 20,000 अगर बैंक्स में जो रिजल्ट आए हैं वो निगेटिव रहते हैं। अब हम बैंक्स की बात कर लेंगे, कौन से बैंक्स हैं, कैसा कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे 20,400 का लेवल, ये 400 का लेवल है, इसके नीचे आपको एक अच्छा स्विफ्ट डाउन मूव मिलेगा जिसमें आपका पहला टारगेट होगा 20,200 और दूसरा टारगेट होगा 20,000 के पास। तो यहाँ तक हम आने के बाद फिर से सपोर्ट ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। या इस एरिया पे निकल के साइड में बैठ जाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान इस चीज़ से नहीं है कि पैसा कब बनेगा, परेशान इस चीज़ से हैं कि बनने के बाद हम लगे रहते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मार्केट एक झटके में नहीं घूम जाएगा, ठीक है। यहाँ से उठने में भी 4 कैंडल लगे, गिरने में भी कम से कम 4 कैंडल लगेंगे, तो 4 दिन लगेंगे, एक दिन में नहीं होगा। और हर कैंडल के नीचे एक हो सकता है लोअर विक बनाए, छोटा सा रिवर्सल आए एंड ऑफ डे में और फिर गिरना शुरू हो, अगर गिरता भी है तो ऐसा नहीं है कि गिरेगा तो गिरता ही जाएगा। तो वो दुख से दूर होने के लिए आपको थोड़ा अपना मोह माया पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फिन निफ्टी का टारगेट लेवल्स मैंने बता दिए हैं और रेजिस्टेंस जो है ये आपको फ्राइडे का हाई रख सकते हो 650 का एरिया, अगर वहाँ पे दोबारा से हम जाते हैं तो वो एक अच्छा सेलिंग एरिया फिर से बनेगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,570 पे फ़िलहाल। अगर हम 700 के नीचे आते हैं, 700 के नीचे आते हैं 19,700 के, तो आपका जो अगला टारगेट है 560 है जो बन सकता है। रिलायंस के रिजल्ट्स ख़राब आए हैं, कोटक के रिजल्ट्स ओके हैं, एसेट क्वालिटी ख़राब है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स ओके हैं, एज एक्सपेक्टेड हैं, और उनकी भी एसेट क्वालिटी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो एसेट क्वालिटी इज़ द मेजर फोकस एज पर मी व्हेन रिसेशन इज़ हिटिंग, जब थोड़ा सा स्लो डाउन है
रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार मतलब इकोनॉमी इज़ बूमिंग क्योंकि मार्केट बूम कर रहा है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट सही में सेक्टर में जाएँ या आप मार्केट में जाएँ तो वहाँ पे बेचने वाले तो बैठे हुए हैं, खरीदने वाले कम हैं। और ये कोई साइन तो है नहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी उसी तरीके की चीज़ें हैं। देखिए फाइनेंशियल में रीजगलिंग कहते हैं ना क्या, बुक्स को यहाँ वहाँ मैनेज करके आप रिजल्ट्स अच्छा दिखा सकते हो। उसके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं किसी भी बैंक के पास। प्रोविजंस एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक ने अपने प्रोविजंस जो हैं वो कम कर दिए। प्रोविजंस कम कर दिए तो प्रॉफिट बढ़ गया, सिंपल। तो प्रोविजन क्यों कम कम कर दिए? क्या आपको आगे चल के इकोनॉमी अच्छी दिख रही है? दुनिया में तो रिसेशन की उम्मीद है, रेट्स हाई हैं। तो ये दिखाता है कि आप आगे की प्रिपरेशन नहीं करते हुए अपने आज के रिजल्ट्स को अच्छा दिखा रहे हो, इस उम्मीद में कि अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा ही आ जाएगा तो हम अच्छा दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें फिलहाल चल रही हैं रिजल्ट्स में, बट रिजल्ट्स को समझने वाले समझते हैं। तो प्राइस दिखा देगा क्या होना है कल, मोस्ट प्रॉब्ली। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे 875 100 पॉइंट का ऊपर रेजिस्टेंस है। अगर कोई गैप अप मिलता है तो 19,850 860 एरिया पे सेलिंग आएगी। जो स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग बढ़ेगी वो बढ़ेगी 700 के नीचे। जो फ्राइडे का लो है उसके नीचे आपका जो टारगेट है 560 550 तक का है। तो ये निफ्टी का हाल हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जिनका रिजल्ट आया है, लेकिन एक उससे पहले पीएसयू बैंक की बात कर लेता हूँ। ये जो फिलहाल अगर हम देखें इस सेक्टर को देखें तो ये इसने कौन सा लेवल टच किया है जो पहले टच किया था। ऑलमोस्ट देखो आप हाई 4611 एरिया है अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ लास्ट टाइम हाई बनाया था, यहाँ पे भी हाई बना के सेलिंग मिली है। अब अगर वापस से बाइंग नहीं मिलती है जो इसको तोड़े, ये हाई टूटना ज़रूरी है। अगर ये हाई नहीं टूटता है तो यहाँ से शार्प आपको कैंडल आप देख सकते हो ना किस टाइप के बनते हैं इसमें। तो यहाँ से शार्प एक कैंडल बन सकता है टुवर्ड्स 4490, ठीक है। तो 1.5% का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको कैंडल बनता हुआ दिख सकता है 4490 जो पहला लेवल है। दूसरा लेवल आपका होगा 4415। तो ये दो लेवल हैं मुझे दिखते हैं। अगर हम हाई नहीं निकालते हैं तो हम डाउन साइड की तरफ बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। तो ये हो गई पहली चीज़, ठीक है। और जस्ट अ मोमेंट गाइस, अब इसके बाद बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जो जिनका रिजल्ट आया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया इसका, लेकिन फिर भी इसको एक नज़र में रखना पड़ेगा। 984 का लेवल इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हम इस एरिया को नहीं निकाल पा रहे हैं, 984 989 बार बार नहीं निकाल पा रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक अच्छा रिवर्सल कैंडल बना है। अगर हमको पॉजिटिव मूव नहीं दिखता है मंडे को, तो हमारा जो लेवल अगला आ सकता है 947 का है। मतलब यहाँ पे भी काफ़ी डाउनसाइड है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव मूव नहीं दिखता है मंडे को, तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। जो लेवल आएंगे वो 950 तक के आ सकते हैं। वो मंडे को नहीं आएंगे, हो सकता है ट्यूसडे को आएँ, लेकिन अगले हफ्ते आ सकते हैं ये लेवल, ठीक है। और आपका जो अपर एरिया है जहाँ पे अगर मिलता है तो सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। अगर वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ब्रेकआउट भी हो सकते हैं स्टॉक्स, क्योंकि हम बुल मार्केट में है ओवरऑल। तो 985 986 एरिया है। 990 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये एक ब्रेकआउट भी दे सकता है। रीज़न मार्केट को इस समय बस यही है कि जो मिले खरीद लो, जहाँ मिले खरीद लो, ना प्राइस की वैल्यू है, ना ओवर बॉट है, ना ओवर सोल्ड है। तो लोग ऐसा कर रहे हैं विच इज़ नॉट गुड, बट कर रहे हैं तो कर रहे हैं। 6 महीने बाद वही रोएंगे। लेकिन फ़िलहाल बताना आपको मेरा फ़र्ज़ है कि एग्जैक्टली हाउ यू शुड बिहेव। तो 986 990 के ऊपर अगर निकलने लगे तो आप निकल जाओ, फिर शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल यहाँ से लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट जिसका आया है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। अब रिजल्ट आया है, रिजल्ट के पहले ही ये ऑलरेडी रैली कर चुका है। रिजल्ट बहुत अच्छा आया क्या, एट द मतलब फ्रंट पे आप देखोगे तो है, लेकिन जब आप प्रोविजन देखते हो, डेटा देखते हो, एनपीए देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि नंबर जगलिंग करके कुल मिला के रिजल्ट अच्छा दिखाया गया है, ना कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि कहीं भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। आपने देखा रिलायंस देख लो, आप आईटी देख लो, जब जब दुनिया में रिजल्ट मतलब चीज़ें अच्छा नहीं कर रही हैं तो वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा पे नहीं करेंगे। जब उन एम्प्लॉयज़ को पे नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज़ कहाँ से वो जो पूरा सप्लाई चेन है, जो एक ट्रांजैक्शनल इकॉनमी होती है, उसको बूस्ट करेगा, है ना। एम्प्लॉय तो कम से कम खर्च करता है, बैंकिंग में जाके डिपॉजिट करता है, बैंकिंग सर्विसेज लेता है। तो मेरा कहना है कि ये जो नंबर्स हैं इट इज़ मोर ऑफ जस्ट शो ऑफ देन रियलिटी। तो
मेरा कहना है कि अगर हम यहाँ पे गलती से भी हल्का फुल्का फ्लैटिश ओपन देखते हैं ना, तो वो साइन होगा कि फ्लैटिश ओपन इज मीन्स नॉट पॉजिटिव, और निगेटिव होगा नहीं होगा उसके लिए आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 989 के नीचे। अगर 989 के नीचे आ गया तो फिर इसका यहाँ पे 960 तक का सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट जो आएगा इसका अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया पे आएगा 960 पे। तो ये जो कैंडल है बड़ा वाला, इसके 50% से नीचे 986 के नीचे आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिलेगा। तो ये ICICI बैंक हो गया। कोटक बैंक की बात कर लेते हैं। कोटक बैंक ने ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगा कि मतलब रिजल्ट इनको पता था या जो भी है, बट 1986 के आसपास यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये भी कैंडल बनाया, उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा रिवर्सल, हम उसी एरिया पे आए जहाँ से रिवर्सल होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको एक अच्छा सेलिंग प्रेशर बन सकता है अगर हमने नया हाई बना के उसके ऊपर, मतलब तो मेरा मानना ये है कि कम से कम घंटे 2 घंटे यहाँ पे वेट कर सकता है मार्केट। यहाँ पे कम से कम घंटे 2 घंटे वेट भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ पे 1968 के नीचे आ गए तो समझ लेना कि भाई अब रिजल्ट को निगेटिवली लिया है मार्केट ने। जो करेगा 15 to 30 मिनट्स के अंदर मार्केट अपना डायरेक्शन बता देगा दोनों बैंकों में, और अगर ये दोनों बैंकों में डायरेक्शन बता देगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी उसी तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी अपना डिसीजन ले लेगा कि भाई ठीक है, हो गया, रैली वैली हो गई, बेस्ट ऑफ पॉजिटिव हमने ले लिया, और अब जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, चीज़ें यहाँ वहाँ मैनेज करके हो रही हैं, तो डेफिनेटली सेल ऑफ और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग जो टॉप हमेशा प्रॉफिट बुकिंग में ही बनता है। आप देख लो ना, जब भी शार्प रैली आई है, देखो यहाँ पे आप देख लो, तो कुछ तो पॉजिटिव रहा होगा ना जिसने यहाँ से यहाँ तक उठाया होगा, लेकिन अचानक से क्या हो गया इसको। तो यही होता है जब आप एकदम ओवरबॉट फेज में आ जाते हो, तो जो स्मार्ट मनी है वो बोलता है हाँ बेस्ट ऑफ पॉजिटिव आ चुका है, रिटेलर खरीदेगा, रिटेलर जब भर भर के खरीदेगा तो हमारे पास बेचने का मौका है, तो हम निकल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस एरिया के ऊपर जाने के चांस नहीं है। इसी तरीके से आप देखो कई बार हुआ है, अचानक से बहुत पॉजिटिव फिर सेलिंग, बहुत पॉजिटिव फिर सेलिंग, तो ये हमेशा ही होगा, अभी भी होगा, पूरे मार्केट में भी होगा। तो मेरा पॉइंट यही है कि इस एरिया पे हो सकता है सेलिंग आए, तो जस्ट बी कॉशियस हियर। अगर इसके ऊपर निकल जाता है, करीब करीब 2000 के ऊपर निकल जाता है, देन अवॉइड, सिंपल। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 2000 के आसपास आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई रिजल्ट कैसे ले रहा है वो तो मार्केट ही बताएगा, लेकिन हम एक एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो ये हो गया मेजर स्टॉक यहाँ पे। उसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे ITC की। ठीक है, ITC में लोगों ने कहा कि यार बहुत अच्छा रिजल्ट है, सब कुछ अच्छा है, मतलब लगातार ऊपर जा रहा है, ये तो जाता ही जाएगा। मेरा कहना सिंपल है, जाता ही जाएगा, तो भी छोटे मोटे डिप्स आएंगे 20, 15, 20 रुपीज़ के, उन डिप्स पे आप बाय करो तो भी आप स्मार्ट कहलाओगे। लेकिन आप अगर जिस दिन ग्रीन है उसके एंड ऑफ डे में आप बाय कर रहे हो तो आप स्मार्ट नहीं हो, क्योंकि इतनी बड़ी रैली करने के बाद मार्केट एक करेक्शन या एक अगर लॉन्गर टर्म चार्ट्स हम देखें तो थोड़ा सा तो यहाँ पे कितने भी बड़े बड़े आए रैली, लेकिन एक छोटा सा आप देख सकते हो रिवर्सल तो आएगा। मैं नहीं कह रहा कि ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर रिवर्सल बेयर मिनिमम भी करता है तो इस एरिया पे थोड़ा कंजेशन हुआ है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिला है और इस एरिया पे कंसोलिडेशन मिला है। तो मेरा कहना है कि जब भी आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा होल्ड करने वाले लोग नहीं हैं, तो अगर पलटा तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा यहीं पे आएगा। तो अगर कोई बोले यार मुझे बाय कहाँ करना चाहिए, ये एरिया है, ये एरिया है, यहाँ पे नहीं है एरिया, ये एरिया पे बस वो लोग हैं जो भाई अरे भाई 2 रुपए गिरा है, ले लें क्या, हाँ ले लो भाई, पड़ोसियों को भी दिलवा दो, वो लोग हैं। ठीक है तो ऐसे काम नहीं चलता। सो ये है फ़िलहाल जो हमने एनालिसिस करना था। ठीक है, तो आई थिंक प्रेटी मच हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स और चीज़ें ले ली हैं। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो जो भी जिसके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, एंड देन वील मूव ऑन टू क्लोजिंग दिस सेशन। ठीक है, बाय द वे जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं सब्सक्राइब कर दें, अदरवाइज़ आप चैट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ है लाइक भी कर दो इसको। ठीक है, लाइक करने से पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी पैसे पैसे की सोचता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। डिसिप्लिन के बारे में बताएं। मैंने ITC का C कैरी किया है, मैंने ITC का बता दिया है ना, मूव मिल सकता है लेकिन वो मूव टिकेगा नहीं, क्योंकि बहुत ओवर एक्सटेंडेड है, पूरा मार्केट ही ओवर एक्सटेंडेड है यार।
FIIs 90-92 कितने परसेंट लॉन्ग चल रहे हैं। तो अगर FIIs आपको पता है अदानी के टाइम पे 93% शॉर्ट थे, उसके बाद कितनी बड़ी रैली आई है, तो 92% लॉन्ग के बाद भी कितना बड़ा करेक्शन आ सकता है। ये छोटा भी करेक्शन आता है तो कितना आ सकता है, सोच के चलना पड़ेगा ना। कब सोचोगे? गिरने के बाद। गिरने के बाद सोचने का नहीं, फिर रोने का टाइम होता है। ओके, बाय द वे गाइस, जितने भी लोग सीखना समझना चाहते हैं, देखो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे कहूँगा। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप बताइए क्या किया जाए, कैसे सीखा जाए, कहाँ सीखा जाए। तो मैंने कई बार बोल दिया है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे मैसेज कर दिया हूँ। हमारा जो प्रोग्राम है, इट्स ए प्रोग्राम, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में आपको 2-3 चीज़ें मिलती हैं, 4 चीज़ें मिलती हैं जो आपको मदद करेंगी आगे बढ़ने में, समझने में। कितने सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं अबाउट कि कंट्रोल कैसे करूं, ठीक है। लॉस 15 लाख का हो चुका है, 1 लाख रुपए बचे हैं, अब मैं शुरुआत कैसे करूं, बहुत डर लग रहा है। तो इसका आंसर यही है कि बहुत डर लग रहा है क्योंकि आपके पीछे जो बैकिंग है वो नॉलेज की नहीं है। आपके पीछे बैकिंग जो है वो पिटने की है इस मार्केट में, कि जब जाता हूँ ये मार्केट पैसे ले लेता है, जब जाता हूँ मार्केट पैसे छीन लेता है। मार्केट पैसे इसलिए छीन लेता है क्योंकि आप बिना तैयारी के जाते हो, और आप अभी भी वही बात कर रहे हो कि तैयारी नहीं करना चाहता मैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। तो मेरा कहना है कि यार थोड़ी तैयारी कर लो, थोड़ा अपने आप को इक्विप्ड कर लो कि उस लायक बन जाओ जो ट्रेड में जब जाए तो मार्केट से जीत पाए, झेल पाए उसको। और वो नहीं, उसके बिना आप कैसे कर सकते हो? मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है ना मैं बदलना नहीं चाहता, सीखना भी नहीं चाहता, बस मुझे बता दो कैसे लॉस रिकवर होगा, भाई छोड़ दो, मत आओ वापस से मार्केट में। ये मेरी सबसे ईमानदार सजेशन है। अगर आप सीख नहीं सकते, आप थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते, आप कम से कम 1 साल का टाइम नहीं दे सकते अपने आप को अगले, अगर आप लॉस में हो तो आपके लिए मार्केट नहीं है। यहाँ पे आओगे धीरे धीरे सारे पैसे ले लेगा, धीरे धीरे ले जाएगा सारा। तो बेटर है मत आओ। और अगर रहना चाहते हो, अगर फाइट करना चाहते हो तो तैयारी कर लो, वरना नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी हीरो ज़ीरो कर लो, नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है। बाकी सीखने से किसी का बुरा नहीं हुआ कभी, तो सीखो समझो। और दुनिया इतनी पढ़ाई की, इतना सीखा, इतने कोर्सेज किए, 10th में, 11th में, 12th में कोचिंग की 3-3, उसके बाद IIT नहीं निकला, उसके बाद IAS भी नहीं बने, उसके बाद जॉब कर रहे हो। तैयारी की है ना, पढ़ाई की है, समय दिया है, पैसा दिया है ना तैयारी में, तो यहाँ पे क्यों नहीं देना चाहते? ये बहुत पता नहीं अजीब लगता है लोगों को सोच के कि लोग बोलेंगे हम 10 साल लुटा देंगे अपने आप को, लेकिन हम सीखेंगे नहीं तरीके से। तो फिर मेरे जैसे 6 साल 8 साल स्ट्रगल करोगे, किडनी बेचनी पड़ेगी अपनी। मैंने नहीं बेची बाय द वे, लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक पॉइंट कह रहा हूँ कि इतने बुरे दिन मत आने दो कि मतलब समस्या बहुत बढ़ जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लीज़ फोकस ऑन लर्निंग। मेरे सीखो, किसी से भी सीखो, सीखो। इंपॉर्टेंट इज लर्निंग।